अरे दोस्तों, आज रात हम एक लंबे धीरे धीरे बहते हुए सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जो एक रेगिस्तानी तूफान, एक खोया हुआ सम्राट और एक नवजात बच्चे के रोने से शुरू होता है। सन 1542 सिंध के रेतीले मैदानों में उमरकोट के पास एक छोटा सा तंबू लगा हुआ है। हवा धूल उड़ाती हुई चीख रही है, जैसे आसमान खुद कुछ भूल गया हो। उसी तंबू के भीतर एक रानी प्रसव पीड़ा से जूझ रही है। उसका नाम है हमीदा बानो बेगम और वह अपने पहले बेटे को जन्म दे रही है, जबकि उसका पति एक हारे हुए सम्राट हुमायूं मुगल साम्राज्य से भागते हुए कहीं दूर टकटकी लगाए बैठा है। आप पैदा होते हैं, आपका नाम रखा जाता है अकबर, जिसका अर्थ है महान। लेकिन उस क्षण आप सिर्फ एक चीखते हुए, लिपटे हुए रेगिस्तानी धूल से सने शिशु हैं। शाही ज्योतिषियों ने आपके जन्म कुंडली को पढ़ा। उन्होंने सिर हिलाया, फुसफुसाया, कुछ तो बड़ा होगा, और फिर चुपचाप यह जोड़ा, शायद धर्म भी बदल दे ये बच्चा। लेकिन ये बात उन्होंने लिखी नहीं। तो हाँ, आप तैयार हो जाइए, आराम से लेट जाइए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पर तभी अगर आपको सच में अच्छा लगे। और कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से सुन रहे हैं और इस समय आपके यहाँ कितने बजे हैं। अब लाइट्स धीमी कर लीजिए, पंखा ऑन कर लीजिए ताकि उसकी मंद गूंज साथ रहे। और चलिए आज रात की इस यात्रा में उतरते हैं। आपका बचपन आसान नहीं होता। आप शाही महलों में नहीं बल्कि छावनियों में पलते हैं, रेत, ऊंटों और चिंता के बीच। आपके पहले खिलौने हैं टूटे हुए बख्तर, लोहे की छल्लियां और कभी कभी एक पालतू बकरी जो आपको चाट कर भाग जाती है। आपके पिता हुमायूं कभी कभी गायब हो जाते हैं, कभी फारस में सहायता मांगने, कभी सीढ़ियों से गिरते हुए। इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि हुमायूं एक कवि दिमाग शासक थे या बस दिशा भूल चुके थे। आप बोलना तो शुरू करते हैं लेकिन पढ़ना नहीं सीखते। आपके शिक्षक आपको समझाते हैं, धमकाते हैं, मनाते हैं, लेकिन आप हर बार उठकर तलवार पकड़ लेते हैं। किताबें आपको बोर करती हैं। आप तलवारबाजी, घुड़सवारी और हाथियों को देखकर मुस्कुराते हैं। आपकी पढ़ाई, जैसे कहते हैं, व्यवहारिक है। एक दिन एक तोते को देखकर आप इतने जोर से चिल्लाते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। हाँ, आप ऐसे हैं। 4 साल की उम्र में आपके जीवन में बदलाव आता है। हुमायूं एक बार फिर दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। अब आप अचानक से राजकुमार बन जाते हैं। सभा में बैठे बड़े बड़े अमीर आपको देखते हैं और धीरे धीरे समझते हैं ये बच्चा अलग है। आपको अब सुनने को मिलता है, शहजादा अकबर की चाल देखी आपने, हिट्टी शीरी, और आप अपनी चाल में थोड़ा और कंधा हिलाने लगते हैं। आप अभी भी पढ़ नहीं सकते, लेकिन लोग आपकी आंखों में ध्यान देखते हैं। आप किसी एक झगड़े के दौरान चुपचाप बैठे होते हैं, एक रोटी खाते हुए, जब एक सैनिक आपकी ओर देखता है और कहता है, इसने डर को चबा लिया है। आप शाही सभा में प्रतीक बन चुके होते हैं। अकबर की कृपा हो, लोग कहते हैं, मानो आप कोई शुभ चिन्ह हो। लेकिन आप अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और पूरी दुनिया देख रही है। आप अब 9 साल के हो चुके हैं। अब जब आप दरबार में बैठते हैं तो आपके पैर हवा में नहीं झूलते। आप गंभीर हो गए हैं। पढ़ना अब भी नहीं आता, लेकिन तलवार को कैसे घुमाना है ये आप किसी भी वजीर से बेहतर जानते हैं। आपका दिन सूरज से पहले शुरू होता है। कसरत, घुड़सवारी और फिर तलवारबाजी। कुछ दिनों में आप इतने तेज हो जाते हैं कि एक बार अभ्यास के दौरान आपकी लकड़ी की तलवार टूट जाती है और आप मुस्कुराते हैं। लेकिन फिर भी आपका जीवन अब भी शाही आराम से दूर है। आप महलों में नहीं बल्कि सैनिक शिविरों में रहते हैं, खुले आसमान के नीचे, धूल, पसीना और व्यस्तता के बीच। जब रात आती है, लल्लबाई के बजाय ढोल की आवाज और गश्ती सैनिकों की चप्पलों की खटखटाहट सुनाई देती है। अब आप इन सब के आदी हो चुके हैं। आपके पिता हुमायूं कुछ सालों के लिए वापस दिल्ली का ताज पा लेते हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, वो एक सीढ़ी से गिरते हैं फिर से, और इस बार नहीं बचते। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या यह महज एक हादसा था या एक दुखद रूपक। जो भी हो, अब आप हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र में
मुगल साम्राज्य के बादशाह। लेकिन आप पूरी तरह से राज नहीं कर रहे, कम से कम अभी नहीं। सत्ता असल में किसी और के पास है, बैरम खां के पास। बैरम खां आपके संरक्षक हैं, एक सख्त अनुभवी सेनापति। आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार कठोर है। वो आपको सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं और धीरे धीरे एक बच्चे को एक बादशाह में ढालने की कोशिश करते हैं। आपको समझ आ जाता है कि दरबार में मुस्कुराने और देश चलाने में अंतर है। अब आप चुपचाप बैठते हैं, दरबार की बहसों को सुनते हुए, जमीन विवादों को समझते हुए, और उस दिन का इंतजार करते हैं जब आप खुद फैसले लेंगे। और फिर वह दिन आता है, सन 75, पानीपत की लड़ाई। आपका विरोधी है हेमू, एक शक्तिशाली सेनापति जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है और खुद को राजा घोषित कर दिया है। आपके सलाहकार घबराए हुए हैं। बादशाह बहुत छोटे हैं, लेकिन आप मुस्कुराते हैं और अपनी तलवार मंगवाते हैं। लड़ाई के दिन आप युद्ध क्षेत्र में होते हैं, घोड़े पर, सिपाहियों के बीच, बाणों की बारिश और हाथियों की गर्जना के बीच। एक तोप फटती है, आपकी कमर तक कंपन पहुंचती है, लेकिन आप टिके रहते हैं, आप पीछे नहीं हटते। फिर युद्ध का पासा पलटता है। हेमू की आंख में एक बाण लगता है, उसके सैनिक बिखर जाते हैं, आप जीत जाते हैं, इतिहास बदल जाता है। अब लोग आपको एक बच्चे की तरह नहीं देखते, अब आप अकबर बादशाह हैं। आप दिल्ली लौटते हैं एक हाथी पर सवार होकर, लेकिन कुछ बदल गया है। अब आप रास्ते में खड़े किसानों की आंखों में देखते हैं, उन बुनकरों को जो खिड़की से आपको झांकते हैं, बच्चों को जो आपकी सवारी के पीछे भागते हैं। आप देखते हैं और आप सोचते हैं, क्या इनका जीवन बेहतर हो सकता है? आपको जवाब नहीं पता, लेकिन आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। अब आप हैं अकबर, बिना किसी उपसर्ग के, न किशोर सम्राट, न हुमायूं का बेटा, न वो बच्चा जिसे तोते ने पहचान लिया था। अब आप सत्ता में हैं और अब समय है सत्ता की परिभाषा तय करने का। आप पहले दिन से ही परंपराओं को हल्के से तोड़ते हैं। आप बैठकों में खुद से निर्णय लेने लगते हैं। पहले छोटे निर्णय, जैसे पहरेदारों की ड्यूटी बदलना या बाग के फव्वारे की आवाज को कम गरगराने वाला बनाने का आदेश देना। बैरम खां ये देख रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि आप अब उनके आदेशों के मोहताज नहीं। और एक दिन दरबार के बीच में आप उन्हें बीच में ही रोकते हैं। बस इतना काफी है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। बैरम खां झुकते हैं। वो जानते हैं यही था वो क्षण। आप उन्हें सम्मानपूर्वक हज यात्रा पर भेजते हैं। ये आपके लिए कोई विद्रोह नहीं, यह एक संक्रमण है, एक अध्याय का समापन। अब साम्राज्य पूरी तरह से आपके हाथों में है। आप जगह जगह यात्रा करते हैं, दिल्ली, आगरा, लाहौर, अजमेर, गुजरात। आप स्थिर नहीं रहते। सिंहासन से नहीं, आप शासन घोड़े की पीठ से करते हैं। आप हर जगह जाते हैं। कभी एक मंदिर के पुजारी से बात करते हैं, कभी गांव के बुजुर्ग से, कभी एक व्यापारी से। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप समझते हैं कि भारत कोई एक बात नहीं, यह एक संगीत रचना है जिसमें कई सुर हैं और आप चाहते हैं कि सब सुर बजें। एक बार पंजाब की पहाड़ियों में शिकार के दौरान आप कुछ साधुओं से मिलते हैं। वो आपको भोजन पर बुलाते हैं, दाल, सूखी रोटी और चर्चा। वो वेदों की बात करते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं और फिर तुलसीदास के दोहे सुनाते हैं। आप चुपचाप सब कुछ सुनते हैं और कुछ अंदर जग जाता है। आपको लगता है साम्राज्य तलवार से नहीं, जिज्ञासा से जुड़ सकता है। आप दिल्ली लौटते हैं और सब कुछ बदलने लगते हैं। आप एक नई व्यवस्था बनाते हैं, मनसबदारी प्रणाली। अब हर सैन्य अधिकारी को एक पद, मनसब दिया जाएगा। उस पद से तय होगा कि उनके पास कितने सैनिक होंगे और उन्हें कितनी तनख्वाह मिलेगी। कुछ विरोध करते हैं। एक आदमी तो कहता है कि उसकी मूंछें इतनी डरावनी हैं कि वो अकेले 100 सैनिकों के बराबर हैं। आप मुस्कुराते हैं और उसकी तनख्वाह कम कर देते हैं। आपको अब व्यवस्था में आनंद आने लगा है। अब यह शासन नहीं, यह एक कला बन गई है। एक शाम आप महल के बाग में घूम रहे होते हैं। आपको दूर से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। आप आवाज की ओर बढ़ते हैं। वह एक रसोइया है जो खुद के लिए बजा रहा है। वो डरता है, झुक जाता है। आप कहते हैं,
बजाओ। वह इन्हें बजाता है। आप सुनते हैं और जब वो खत्म करता है आप उसे एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं, मुझे ये राग सिखाओ। आप हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं। सैन्य व्यवस्था, प्रशासन, जनता से संवाद, संस्कृति। अब लोग आपको भाग्यशाली लड़का नहीं कहते, अब वे कहते हैं अकबर, सम्राट। अब आप सिर्फ बादशाह नहीं हैं, आप एक विचार बन चुके हैं। आपके आदेश अब केवल फरमान नहीं बल्कि मंचन होते हैं। आप जानबूझकर अपनी छवि गढ़ते हैं, नक्काशीदार दरबारों, बारीक चित्रों और हाथी पर सवार होकर निकलने वाले जुलूसों में। और हाँ, हाथी आपका एक नया जुनून। आप उन्हें नाम देते हैं, सजाते हैं और कभी कभी उनके साथ दौड़ लगाते हैं। एक बार आप दो लड़ते हुए हाथियों के बीच खड़े हो जाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कौन असली मालिक है। इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं कि यह घटना असली थी या दरबारी प्रचार। लेकिन सच्चाई ये है, आप इन कहानियों को जीते हैं और आप जानते हैं कि ये कहानियां आपके साम्राज्य की आत्मा बनेंगी। आप धीरे धीरे अपने साम्राज्य को व्यवस्थित कर रहे हैं। अब आप सिर्फ युद्ध नहीं जीतते, आप रसीदें, संपत्ति के आंकड़े और राजस्व के विवरण भी पढ़ते हैं। आप राजस्व सुधार लाते हैं। अब किसानों से कर वसूली फसल के हिसाब से होती है, अनुमान से नहीं। अब फसल के प्रकार और भूमि की गुणवत्ता के आधार पर कर तय होता है। आप इस काम के लिए टोडरमल को नियुक्त करते हैं, एक गंभीर, अनुशासित और अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान वित्त मंत्री। वह नक्शे बनवाते हैं, गांवों का सर्वे कराते हैं और राजस्व को मानवीय बनाते हैं। जब कोई अधिकारी चावल की बोरी में हीरा छुपाकर रिश्वत लेता है, टोडरमल उसकी पेंशन काट देते हैं। आप सिर्फ इतना कहते हैं, ईमानदारी मूंछों से नहीं, खेत के आंकड़ों से मापी जाती है। आप सूचना तंत्र को भी सुधारते हैं। आपका जासूस तंत्र अब कहानीकारों, वैश्याओं, कवियों और व्यापारियों से बना है, जो दरबार में नहीं सड़कों पर हकीकत सुनते हैं। आप एक नई नीति लागू करते हैं, सुनो फिर बोलो। आप अपने दरबार में सभी को बोलने की आज़ादी देते हैं, चाहे वो साधु हो, व्यापारी या कोई विदेशी मिशनरी। और इसी बीच आपको मिलता है एक रत्न, तानसेन। उसकी आवाज में ऐसा जादू है कि कहा जाता है वो मेघ मल्हार गाकर बारिश ला सकता है। वो आपके सामने पहली बार गाता है और आप चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे आपकी आत्मा किसी और कमरे में चली गई हो। आप उसे पुरस्कार नहीं देते, आप बस धीरे से कहते हैं, मुझे फिर से सुनाओ। आपका दरबार अब एक प्रयोगशाला बन गया है। आपने एक इबादत खाना बनवाया है, विचारों का एक मंदिर। यहाँ हर धर्म, हर मत, हर परंपरा के विद्वान आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी, सूफी। और आप सभी को एक साथ बैठाकर प्रश्न पूछते हैं, कोई धर्म श्रेष्ठ है? क्या ईश्वर केवल एक है? क्या मोक्ष और जन्नत एक ही बात है? उत्तर आते हैं, कभी धीरे, कभी जोर से, कभी कविता में, कभी बहस में। और फिर आप आगे बढ़ते हैं। आप बनाते हैं एक नई आध्यात्मिक परिकल्पना, दीन-ए इलाही। यह धर्म नहीं है, यह एक सोच है, नैतिकता, करुणा और विचारों की स्वतंत्रता का मिश्रण। इसमें कोई पूजा पद्धति नहीं, कोई जबरन स्वीकार नहीं। कुछ लोग इसे अपनाते हैं, कुछ आपका विरोध करते हैं, कुछ तो आपको काफिर कह देते हैं। आप मुस्कुराते हैं और अगली सभा में एक जैन साधु को भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं। अब आपका दरबार अपने आप में एक संस्कृति बन चुका है। चित्रकार, कवि, संगीतकार, शिक्षक, सभी को यहाँ जगह है। आपने शासन को एक मंच बना दिया है और आप अब सिर्फ सम्राट नहीं हैं, आप एक मंच संचालक हैं। अब आप रोज सुबह सूरज से पहले उठते हैं, न कि आदत से बल्कि क्योंकि अब नींद आपको उतनी ज़रूरत नहीं लगती, या शायद मन में अब भी कुछ बाकी है करने को। आपका शरीर अब धीरे धीरे आपको बताता है कि वह थक चुका है, लेकिन मन अब भी विचारों से भरा है। आज आप एक नई दिशा में देख रहे हैं, समुद्र की ओर। अब तक मुगल साम्राज्य का ध्यान हमेशा धरती पर रहा, पहाड़ों, मैदानों, खेतों पर आप समुद्र को भी देखना चाहते हैं, हवा की भाषा सीखना चाहते हैं। आप पूछते हैं, क्यों ना हम भी नाव बनाएं? आप गुजरात के बंदरगाहों की ओर देखते हैं, वहाँ के व्यापारी, वहाँ की लहरें, वहाँ का नमक। आप इन सब से बात करना चाहते हैं,
आप गोवा में पुर्तगालियों को संदेश भेजते हैं, न युद्ध के लिए बल्कि साझेदारी के लिए। कुछ समझते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ कहते हैं। समुद्र किसी सम्राट की नहीं सुनता। आप हंसते हैं, कभी मैं भी नहीं सुनता था। आप एक छोटा मुगल नौसैनिक बेड़ा तैयार करते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं लेकिन प्रतीकात्मक। नाम देते हैं दिलबहार। पहली ही यात्रा में वह नाव डूब जाती है। कारण, आप उस पर मोर के पंख सजा बैठे थे। आप क्रोधित नहीं होते। आप कहते हैं पंख नहीं, अब पतवार लाओ। आप सीखते हैं। अब आपका ध्यान वापस लौटता है व्यवस्था पर। आप सरकारी दस्तावेजों की लिखावट सुधारने लगते हैं। अब सुंदर लिखावट सिर्फ कला नहीं, कानून की भाषा है। आप दस्तावेजों को 2 बार पढ़वाते हैं, एक बार अर्थ समझने के लिए, दूसरी बार लय सुनने के लिए। आप चाहते हैं कि फरमान भी कविता जैसे लगें। अब आप कहानियों को संग्रह करते हैं। आप आदेश देते हैं कि हर गांव से कहानियां लाई जाएं, किस्से, लोकगीत, मुहावरे, कहावतें। एक किसान लिखता है, मेरे बैल तो रोटी नहीं खाते पर अपमान नहीं सहते। आप इस वाक्य को महल की दीवार पर खुदवाते हैं। आपने अब महसूस किया है, साम्राज्य सिर्फ सेना से नहीं बल्कि कहानी से चलता है। आप एक नई कैलेंडर प्रणाली लाने की कोशिश करते हैं। चंद्र, सूर्य और फसल, तीनों का मिश्रण। विवाद होता है, त्योहार गलत पड़ते हैं। एक पंडित नाराज होकर अपना जूता फेंक देता है। आप फिर भी कोशिश जारी रखते हैं। आप कहते हैं, अगर समय हमारे साथ नहीं चलता तो हम थोड़ा झुक जाएं। आप दक्षिण की ओर भी जाते हैं। वहां की मिट्टी अलग है, भाषा अलग, धर्मों का मिश्रण अधिक गहरा। आप वहां के राजाओं से मिलते हैं, दाल खाते हैं, कहते हैं उत्तर में ऐसी बात कहाँ। आप मंदिरों को देखते हैं, उनके नक्काशीदार पत्थर, उनके खुले मंडप। आप अपने शिल्पकारों को कहते हैं, यह रूप, यह छाया, सीखो। आपका पुस्तकालय अब फूल चुका है। हजारों पांडुलिपियां, ग्रीक दर्शन, तामिल कविता, उड़िया कथा। आप कहते हैं, अब किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी, उन्हें सुनाया जाएगा। हर दिन कोई एक पुस्तक ऊंचे स्वर में पढ़ी जाती है। आप कभी स्नान करते हुए सुनते हैं, कभी जूते पहनते हुए। एक बार तो आप खाना छोड़कर एक व्याकरण की गलती पकड़ लेते हैं। सभी चकित होते हैं। अब आप कहते हैं, साम्राज्य वो नहीं है जो मैंने देखा, वो है जो मेरे बाद भी देखा जाएगा। और आप काम पर लग जाते हैं फिर से। अब आपकी उम्र 38 वर्ष के करीब है और साम्राज्य, वह अब केवल एक भूगोलिक मानचित्र नहीं बल्कि एक धड़कता हुआ तंत्र बन चुका है। आपको अब समझ आ गया है, साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, प्रणाली से चलता है। इसलिए आप अब हर उस चीज की मरम्मत में लग जाते हैं जो आंकड़ों पर चलती है। आपका मनसबदारी तंत्र अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है। हर अधिकारी को एक पद और उससे जुड़ा वेतन व सैनिक संख्या मिलती है। यह पदानुक्रमित प्रणाली अब साम्राज्य की रीढ़ता है। लेकिन आप जानते हैं, यह कागज पर सुंदर है, असलियत में नहीं। कुछ लोग 2 गुना सैनिक दिखाकर पैसा ऐंठते हैं। तो आप नया नियम बनाते हैं। अब हर मनसबदार को सैनिकों की वास्तविक परेड करवानी होगी और सैनिकों के घोड़े तक गिने जाएंगे। आप खुद छिपकर निरीक्षण करते हैं। एक बार एक अधिकारी एक ही घोड़े को 2 बार रंग बदल कर दिखाता है। आप कहते हैं, रंग बदला, चाल नहीं, उसकी पदवी घटा दी जाती है। फिर आता है आपका सबसे प्रभावशाली कार्य, राजस्व प्रणाली। अब कर निर्धारण केवल फसल के प्रकार पर नहीं बल्कि भूमि की उपज क्षमता, मौसमी पैटर्न और किसान की मेहनत पर आधारित होता है। टोडरमल इस पूरी प्रणाली को संजोते हैं और यह इतनी विस्तृत बनती है कि एक बार एक अफसर कहता है, इसमें भगवान भी गलती कर जाएं। आप हंसते हैं और कहते हैं, इसलिए तुमसे नहीं, खुद से जवाब मांग रहा हूं कि यहां आऊं। अब आप देश में सड़कें, सराय, कुएं, किले और नौसैनिक चौकियां बनवाते हैं। हर 10 कोस पर एक विश्राम स्थल, हर महत्वपूर्ण मार्ग पर राजकीय छाया। आप कहते हैं, सड़कें केवल व्यापार नहीं, विश्वास भी लाती हैं। आप खुद बारिश के मौसम में सड़कों पर यात्रा करते हैं ताकि जान सकें कीचड़ कितना है। एक बार
एक गांव की महिला आपको बताती है कि सड़क पर अंधेरे में जानवर गिरते हैं। आप आदेश देते हैं कि वहां दीपक स्तंभ बने। वो महिला आज भी लोकगीतों में जीवित है। आप डाक सेवा को सुधारते हैं। अब आपके भेजे गए आदेश घंटों में सुदूर जिलों में पहुंचते हैं। आप एक दूत की गति खुद परखने के लिए छिपकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दूत समय पर आता है। आप उसे सोने का सिक्का देते हैं। अब आप ध्यान और मौन में अधिक समय बिताने लगे हैं। सुबह के समय आप महल की छत पर जाते हैं, एक विशेष स्थान पर बैठते हैं और बस हवा को सुनते हैं। एक बार एक सेवक आपको भिगोता देख पूछ बैठता है, हुजूर कुछ चाहिए? आप कहते हैं, बस बादलों की बहस सुन रहा हूं। और फिर आप दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। अब आप दक्कन अभियान शुरू करते हैं। यह अभियान तलवार से अधिक राजनयिक है। आप वहां के सुल्तानों से संधियां करते हैं, कुछ से युद्ध भी होता है। लेकिन आप कहते हैं, दक्षिण को जीतना नहीं, समझना है। आप वहां के व्यंजन खाते हैं। एक बार आप इमली की खट्टी दाल खाकर कहते हैं, दिल्ली में तो हम बस नमक खा रहे थे। आप वहां के मंदिरों को देखते हैं, नक्काशी, वास्तुकला और आकार। आप कहते हैं, सौंदर्य आदेश नहीं मांगता, बस जगह मांगता है। आप अपने वास्तुकारों को कहते हैं कि वे इन डिजाइनों को अपनाएं, न चुराएं। आपका साम्राज्य अब जैविक बन गया है। हर पत्थर, हर नीति, हर कहानी में आपकी सोच बस चुकी है। और आप कहते हैं, अब मैं शासन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि मैंने जो बोया था वो कैसे उग रहा है। अब आपका दरबार दिन के समय शांत और रात को कहानी बन चुका है। आपका साम्राज्य मजबूत है। अधिकारी, दरबार, सैनिक सब अपने अपने काम में लगे हैं। लेकिन अब आपके मन में एक नई जिज्ञासा है, स्वयं का निर्माण। आप पूछते हैं, अब जबकि साम्राज्य चल रहा है, मैं कौन हूं? उइटिकी की कुकी। और जवाब ढूंढने के लिए आप अपने शौक ढूंढते हैं। पहला, कुश्ती। जी हां, आप महान अकबर कभी कभी दोपहर के समय अपने अंगरक्षकों से खुली हवा में कुश्ती लड़ते हैं। आप नियमों में विश्वास करते हैं, बिना तलवार, बिना घोड़ा, बस मिट्टी, पसीना और मुस्कान। एक बार आप फिसल जाते हैं, जमीन पर गिरते हैं, दरबार सहम जाता है। आप जोर से हंसते हैं। आप कहते हैं, गिरना भी एक अभ्यास है। आपका दूसरा शौक, घुड़सवारी और धनुषबाजी। तेज गति से दौड़ता घोड़ा और आप उसके ऊपर से तीर छोड़ते हैं। मक्खी की आंख पर निशाना। आप कहते हैं, तेजी जरूरी नहीं, सटीकता जरूरी है। तीसरा, शतरंज। लेकिन आप पुराने नियमों से ऊब चुके हैं। अब आप 4 लोगों का शतरंज बनाते हैं। प्यादों की जगह दरबारी रखते हैं, राजा की जगह एक बकरी बनाते हैं। कोई नहीं जानता कि जीत कैसे होगी। आप कहते हैं, यही तो मजा है। और फिर जानवर। अब आपके पास सिर्फ हाथी नहीं, चीते, तोते, ऊंट, बंदर, मोर और एक मायना पक्षी भी है जो आपकी हंसी की नकल करता है। आप उन्हें नाम देते हैं, नीति, नम्रता, अचानक। आप कहते हैं, इनमें वो सच्चाई है जो इंसानों में छिप जाती है। अब आप त्योहारों में भी शामिल होते हैं। नवरोज, होली, दिवाली, ईद, हर पर्व आपके महल में आता है और आप उसमें घुल जाते हैं। होली में आप रंगों में भीगते हैं, दाढ़ी में गुलाल भर जाता है। विदेशी दूत चौंकते हैं। आप कहते हैं, रंग धर्म नहीं पूछते। और हाँ, आप अब भी रोज दरबार लगाते हैं, जनसुनवाई। कोई भी नागरिक आ सकता है, अपनी बात कह सकता है। आप हर किसी को सुनते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, विधवा, साधु या कोई बच्चा। एक बार एक औरत कहती है, मेरी बकरी खो गई है। आप उसकी बकरी ढूंढने के लिए आदेश देते हैं। बकरी मिलती है। आप कहते हैं, शासन वहीं शुरू होता है जहां एक बकरी की चिंता होती है। 3 बार आप पर हत्या का प्रयास होता है। एक बार किसी ने जहर देने की कोशिश की, एक बार बाण चलाया और एक बार एक दरबारी ने आपके सामने गलत कविता पढ़ दी। आप जिंदा बचे रहते हैं। आप कहते हैं, जहर से नहीं, झूठ से डरना चाहिए। अब आप सीख गए हैं कि राजा का सबसे बड़ा हथियार उसका चेहरा नहीं, उसका कान होता है। और आप सुनते हैं हर बात, हर लहर, हर मौन। अब आपके सिर पर ताज है और आपके चारों ओर कहानियां। लेकिन असली कहानी
आप और सलीम की है, आपका बेटा, आपका उत्तराधिकारी, आपकी सबसे जटिल कविता। जब सलीम छोटा था वह आपकी आंखों में झांकता था और कहता था, अब्बा मैं बादशाह बनूंगा। आप मुस्कुराते थे। अब वह बड़ा हो गया है और अब वह पूछता नहीं, मांगता है। सलीम में प्रतिभा है, बुद्धिमत्ता भी, लेकिन एक विद्रोही आत्मा भी। शराब, शेर, शायरी और वह बेचैनी जो तब आती है जब कोई पेड़ अपने ही तने से ऊंचा होना चाहता है। वह दरबार में देर से आता है, आदेशों को चुनौती देता है और सबसे खतरनाक, आपकी चुप्पी को उलझन समझता है। आप उसे जिम्मेदारी सौंपते हैं, प्रांतों का शासन, सीमाओं की सुरक्षा। वह अच्छा करता है, कभी कभी वह बस गायब हो जाता है। कभी कभी वह आदेश देता है, ऐसा जो आप न देते। आप देखते हैं, आप जवाब नहीं देते, आप धैर्य रखते हैं। आप जानते हैं एक दिन वह गद्दी पर बैठेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि वह तैयार हो, न सत्ता के लिए बल्कि सत्य के लिए। इसी दौरान आप अपनी धार्मिक सोच को और भी व्यापक बनाते हैं। अब दीन ए इलाही सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक अनुभव बन चुका है। आपने कभी किसी को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन अब कुछ लोग स्वेच्छा से जुड़ते हैं। आप उन्हें पगड़ी नहीं पहनाते, बस कहते हैं, सुनना शुरू करो, बाकी बाद में आएगा। कुछ मौलवी विरोध करते हैं, कुछ दरबारी फुसफुसाते हैं। आप चुपचाप एक कवि को बुलाते हैं, वह कविता सुनाता है। एक फूल ने कांटे से कहा, तुझे छूना भी डर है। कांटे ने कहा, तू सिर्फ दिन में महकता है। आप सबको देखते हैं, कहते हैं, और मैं चाहता हूं कि बाघ दोनों के साथ रहे। अब आप साहित्य की ओर लौटते हैं। रामायण का फारसी अनुवाद होता है, महाभारत अब शाही पुस्तकालय में है। आप चित्रकारों को आदेश देते हैं, हर चित्र में बहस होनी चाहिए, सबके चेहरे एक दिशा में न हों। एक चित्र में अर्जुन रो रहे हैं, आप रुकते हैं, कहते हैं, दुख अगर सुंदर लगे तो दर्शक रुकता है। और फिर आता है बीरबल। वह दरबारी नहीं, दर्पण है, चतुर, चालाक, हास्यपूर्ण और खतरनाक तरीके से ईमानदार। आप उससे सवाल पूछते हैं, जैसे, बीरबल क्या सच पका हुआ फल होता है? वह उत्तर देता है, अगर राजा धैर्य रखे तो हां, वरना वह कच्चे आम जैसा खट्टा हो जाता है। आप उसे हर बहस में बुलाते हैं, कभी गुप्तचरों की जांच में, कभी नृत्य की परिभाषा तय करने में। वह जवाब नहीं देता, वह प्रश्नों को घुमा देता है और आप हंसते हैं। बीरबल एक दिन पूछता है, हुजूर क्या आप मुझे अपने मनसब से हटा सकते हैं? आप कहते हैं, तुम मेरा पद नहीं, मेरी परछाई हो। और दरबार फिर हंसी से गूंज उठता है। अब आपका दरबार नवरत्नों से सजा है, विज्ञान, कला, संगीत, रणनीति, काव्य, हर दिशा में एक रत्न, कोई खामोश, कोई रंगीन। और आप उस हार की डोरी हैं जो उन्हें एक साथ रखता है। अब साम्राज्य केवल शासन नहीं, अब वह गूंजती हुई गजल है। हर शहर उसका शेर है और आप उसकी बहुत धीमी बहार। अब आप अकेले में बैठते हैं, ज्यादा ना कि उदासी में, बल्कि सुनने के लिए कि हवा अब क्या कहती है। कभी आपके चारों ओर संगीत था, बीरबल की हंसी, तानसेन की रागिनी, सैनिकों की पदचाप, जनता की पुकार। अब सब धीमा है और आप थोड़े मौन। एक दिन सुबह एक सेवक एक चिट्ठी लाता है, उसे पढ़ते ही आपके हाथ कांप जाते हैं। बीरबल अब नहीं रहा, सीमा पर एक टकराव में मारा गया। अचानक, अप्रत्याशित, कोई अंतिम शब्द नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक सन्नाटा जो तानसेन के राग से भी गहरा है। महल बदल जाता है, शब्द कम हो जाते हैं, हंसी जैसे किसी ने चुरा ली हो। एक सेवक कहता है, हुजूर राग दरबारी अब ठहरा सा लगता है। आप कुछ नहीं कहते, आप बस उसकी बात याद रखते हैं। आप बीरबल का कमरा देखते हैं, वहां उसकी पगड़ी अब भी लटकी है, एक अधूरी पहेली उसकी लिखावट में पड़ी है। वो कौन है जो बिना बोले भी समझाता है? वो भी की कूते। आप मुस्कुराते हैं, जिसे अब ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सोचते हैं। लेकिन साम्राज्य रुकता नहीं। कागज अब भी आपके पास आते हैं, कर निर्धारण से लेकर सैनिकों की नियुक्तियों तक। आप हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन अब हर निर्णय के साथ एक सांस जुड़ जाती है।
आप फिर सेना को सुधारते हैं। मनसबदारों की नियमित समीक्षा होती है। हर सैनिक को अपने अस्त्र शस्त्र के साथ दिखना होता है। आप कहते हैं, जिसे तीर की धार नहीं पहचान वो सलाह नहीं दे सकता। अब आपके पास हाथियों के लिए कवच है, कुछ लोहे के, कुछ चमड़े के, कुछ सिर्फ त्योहारों के लिए सजावटी। आप उन्हें तारे के नाम देते हैं, रोहिणी, मृगशिरा, शनि। आपका प्रिय हाथी, एक बूढ़ा एक दंत वाला। आप उसे कहते हैं स्वराज्य। आप उसके साथ रोज चलते हैं। अब आप उस पर नहीं सवार होते, आप उसके साथ साथ चलते हैं। फिर आप घुड़सवारों को आदेश देते हैं कि वे युद्ध से पहले कविता सुने। क्यों? आप कहते हैं, जो युद्ध से पहले कविता नहीं समझ सकता वह युद्ध में सिर्फ चिल्लाएगा। अब आप डाक प्रणाली को और तेज करते हैं। खुद एक गुप्त दौरे में एक पेड़ पर छिपकर जांच करते हैं कि संदेशवाहक रास्ता छोटा करता है या नहीं। वह नहीं करता। आप उसे बढ़ाकर जमींदार बना देते हैं। अब आप सलीम की ओर फिर से देखते हैं। वह अब जवान है, आज्ञाकारी नहीं पर विद्रोही भी नहीं। वह अपना पद बना रहा है। कभी लड़ता है, कभी क्षमा करता है, कभी रचना करता है। आप उसे दूर से देखते हैं। कभी आप चाहते हैं कि वह पास आए, कभी आप चाहते हैं कि वह खुद चलकर आए। आप लेखन में लौटते हैं। अब आप फरमान नहीं, विचार लिखते हैं। एक शीर्षक, धैर्य जो बादशाह के पांव धोता है। दूसरा, बुद्धिमत्ता और आम की तुलना पर एक तात्कालिक लेख। आप अब खुद को एक राजा नहीं मानते। आप कहते हैं, मैं अब सिर्फ यह देख रहा हूं कि मेरी अनुपस्थिति में क्या बचा रहेगा। और धीरे धीरे आप त्यागना शुरू करते हैं। आज आप जल्दी नहीं उठे, न सूर्य की पहली किरण पर, न सेवक की आहट पर। आप बस चुपचाप लेटे रहे, आंखें बंद किए, जैसे किसी आखिरी सपने की प्रतीक्षा में। जब उठे तो धीमे, न कोई उत्सव, न कोई शंखनाद, बस एक दिन थोड़ा अधिक मौन। सेवकों की चाल धीमी हो जाती है। दरबारी आज आपके कमरे के बाहर फुसफुसा रहे हैं। कोई नहीं कहता कि सम्राट बीमार है, पर हर कोई जानता है कुछ बदल रहा है। आप आज कोई सभा नहीं बुलाते, न कोई फरमान, न कोई चर्चा। आप बस कहते हैं, आज सिर्फ मेरी चाल चलेगी। आप धीरे धीरे महल की दीवारों को छूते हैं। हर मेहराब, हर पत्थर, हर झरोखा, आप उन्हें जानते हैं। हर कोना एक कहानी है, कुछ आपकी, कुछ जनता की। आप पुस्तकालय जाते हैं, हजारों किताबें। आप कहते हैं, जिन्हें मैंने नहीं पढ़ा उन्हें भी मैंने जाना। आप अकबरनामा के अंतिम अध्याय पर नजर डालते हैं। अबुल फजल पढ़ते हैं, वो युद्ध, वो जीत, वो नीति। आप उन्हें रोकते हैं। मेरी एक चप्पल गुम थी उस दिन, यह भी लिखो। वो मुस्कुराते हैं। आप बाग में जाते हैं, वही अर्धचंद्राकार बाग जहां आप वर्षों से बैठते आ रहे हैं। आज वहां आम के फूल हैं। आप वहीं बैठ जाते हैं। कोई सेवक नहीं, कोई सलीम नहीं, बस आप और मौसम। फिर आप सलीम को बुलवाते हैं। वह आता है। अब शहजादा नहीं, एक बेटा, एक अधूरा उत्तराधिकारी। आप उसे देखते हैं। उसकी आंखें अब भी वही हैं, पर उसके भीतर अब कुछ ठहरा है। आप कहते हैं, साम्राज्य ताज से नहीं, नजर से चलता है। देखोगे तो जानोगे। वह सिर हिलाता है। आप कहते हैं, राज करना मत, साथ चलना सीखो। जहां संदेह हो वहीं रुक जाना। आप उसे एक छोटी सी पांडुलिपि थमाते हैं। उसमें बस एक वाक्य, जिस दिशा में आकाश खुला हो वहीं बढ़ो। शाम ढलती है। आप बाग में लौटते हैं। अब किसी सभा की प्रतीक्षा नहीं, अब कोई नायकत्व नहीं, अब केवल एक शांत उपस्थिति। आप आकाश की ओर देखते हैं और पहली बार सोचते हैं, क्या बादशाह भी भुला दिए जाते हैं? फिर आप मुस्कुराते हैं, शायद, लेकिन वे हवा में बचे रहते हैं। और फिर कुछ नहीं होता। कोई ढोल नहीं, कोई घोड़े की टाप नहीं, कोई अंतिम आदेश नहीं, सिर्फ एक सांस जो धीरे से थमती है। अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन साम्राज्य वह चलता रहता है, धीरे, बिना शोर, बिना चमक। आपकी मौत कोई हादसा नहीं, न ही कोई झटका। यह एक मोमबत्ती के धीरे धीरे बुझने जैसा है। सलीम अब सम्राट है। अब वह जहांगीर कहलाता है।
वही बेटा जिसने कभी दरबार में देर से आना अपनी बगावत समझा था, अब हर सुबह सूरज से पहले उठता है। अब वह जान गया है कि राज करना सिर्फ आदेश देना नहीं, ये कभी कभी सिर्फ इंतजार करना होता है। वह अब भी कविता लिखता है, अब भी सवाल करता है, लेकिन अब हर निर्णय के पहले एक वाक्य दोहराता है, अब्बा क्या करते? अब आपके बनाए हुए कानून, नियम, नीतियां चल रही हैं। किसी गांव में एक महिला अपने खेत के कर के दस्तावेज पर आपके दस्तखत देखती है, साफ सधे हुए। वह नहीं जानती वह दस्तखत अब इतिहास हो चुके हैं। वह बस कहती है, ये बादशाह अच्छा था। अब आप कब्र में नहीं, हवा में हैं, कभी किसी कवि की उंगलियों में, कभी किसी शिक्षक की आंखों में, कभी एक फकीर की चुप्पी में। आपके नाम पर अब स्कूल खुले हैं, बच्चे अकबर महान को पढ़ते हैं, कभी जोर से, कभी ऊँघते हुए। एक बच्चा पूछता है, क्या वो सच में हाथियों से बात करता था? शिक्षक मुस्कुराते हैं, शायद, लेकिन वो सुनता जरूर था। अब आप चित्रों में हैं, हाथी पर बैठे, शतरंज खेलते या बारिश में टहलते। कोई चित्रकार आपको मुस्कुराते हुए दिखाता है, कोई ध्यान में, कोई आपको आकाश की ओर देखते हुए दिखाता है। और उस चित्र में कोई कैनवास नहीं, बस खाली जगह है। आपकी कब्र सिकंदरा में अब एक बाग की तरह है। वहां कोई ताजमहल जैसी चमक नहीं, बस लाल पत्थर, थोड़ी सी हवा और चुप्पी। पर जो वहां आता है वह सिर झुकाता है, न कि डर से बल्कि सम्मान से। कभी कभी कोई बच्चा वहां आम खाकर गुठली फेंक देता है, कोई पुजारी उसे टोकता है, लेकिन फिर कहता है, अकबर को आम पसंद थे। और इस तरह आप जिंदा रहते हैं, न गद्दी पर, न इतिहास की किताब में, बल्कि उन लोगों के बीच जो हर सुबह ये सोचते हैं, अगर अकबर होता तो वह क्या कहता। अब आप रह नहीं गए हैं, आप घुल चुके हैं, कभी बारिश की बूंद में, कभी किसी अदालत की खामोशी में, कभी किसी लोकगीत की पंक्ति में जिसे गांव की स्त्री बुनते हुए गा रही हो। आपकी बनाई नीतियां अब आदतें बन चुकी हैं। मनसबदारी अब केवल एक सरकारी ढांचा नहीं, बल्कि एक याद है उस समय की जब प्रशासन और काव्य एक साथ चलते थे। अब दरबारों में कोई पूछता नहीं कि यह नियम अकबर के ज़माने का है या नहीं, बस यह देखा जाता है कि क्या यह वाजिब है। आपके बाग अब भी खिले हैं, हर साल आम के मौसम में सैनिकों को छुट्टी मिलती है। नियम है, बिना एक आम खाए युद्ध मत छेड़ो। कोई नहीं जानता आपने यह कब कहा था, लेकिन हर किसी को लगता है अकबर ने जरूर कहा होगा। आपकी बनाई सड़कों पर अब भी यात्राएं होती हैं, कारवां चलते हैं, तीर्थयात्री मिलते हैं, एक पंडित और एक सूफी साथ चलते हैं। वो रुकते हैं, कुएं से पानी पीते हैं और कहते हैं, ये अकबर के ज़माने का कुआं है, इसमें पानी अलग नहीं करता। अब आप उन सवालों में हैं जो अभी भी पूछे जाते हैं। क्या धर्म में तर्क की जगह है? क्या राजा को माफ़ करना आना चाहिए? क्या अकबर ने वास्तव में उड़ने वाली पालकी का आदेश दिया था? आपके फरमान अब संग्रहालयों में हैं, कुछ मिट चुके हैं, कुछ पर बच्चों ने आम की चटनी गिरा दी है, लेकिन एक पन्ना अब भी चमकता है। राजा वह है जो बैठने से पहले खड़ा हो किसी और के लिए। अब आपके चित्रों की नकल होती है, पर कोई भी आपकी आंखों की रोशनी नहीं बना पाता। एक चित्रकार कहता है, अकबर की आंखों में धूप नहीं, छांव थी। अब जहांगीर राज कर रहा है। कभी कभी उसकी नीतियां कठिन होती हैं, कभी कभी वो केवल अपने बाग में बैठकर पक्षियों के नाम लिखता है, कभी वह पिता की बातों को दोहराता है और कभी अनसुना करता है। लेकिन आप जानते हैं, यही तो उत्तराधिकारी का धर्म है, थोड़ा याद करना, थोड़ा नया बनाना। एक बार वह एक मंदिर में जाता है, वहां एक बूढ़ा पुजारी उससे पूछता है, क्या तुम्हारा पिता अब भी तुम्हें सिखाता है? जहांगीर रुकता है, फिर कहता है, हर बार जब मैं किसी को चुपचाप सुनता हूं। अब आप महलों में नहीं, आप लोगों के भीतर हैं, जो तब भी आपके नाम को याद करते हैं जब उन्हें खुद के नाम में संदेह हो। आप अब एक विचार नहीं, एक लय बन चुके हैं, धीमी, निरंतर और गहरी। अब आपके जाने के बाद भी साम्राज्य की धड़कनें चल रही हैं, लेकिन अब आप खुद एक धड़कन बन चुके हैं। सिर्फ अकबर महान नहीं, अब आप एक अनुपस्थिति की उपस्थिति हैं। हर सुबह जब कोई मंत्री फरमान पर दस्तखत करता है, वह एक बार ठिठकता है। क्यों?
क्योंकि वो सोचता है, अगर अकबर होते तो क्या यह शब्द सही होता। आपका अकबरनामा अब भी पढ़ा जाता है। बच्चे उसमें राजा की पोशाकों के चित्र देखकर हंसते हैं, लेकिन एक लड़की वहां एक वाक्य पढ़ती है, मैंने शासन नहीं किया, मैंने सुना। वह उस पंक्ति को अपने स्कूल के बस्ते पर लिख लेती है। अब आपके बाग में पक्षी नई बोली में चहचहाते हैं। वो आपको नहीं जानते, लेकिन फिर भी गाते हैं, आपके नाम पर नहीं, पर उस चुप्पी के लिए जो आपने छोड़ दी। अब विद्वान आपके विचारों को फिर से पढ़ते हैं। एक कहता है, अकबर का धर्म नीति था। दूसरा कहता है, अकबर धर्महीन नहीं, धर्म ब्रह्म था। तीसरा चुप रहता है। आपकी आत्मा वहीं बैठी है, उस तीसरे के पास। अब चित्रों में आपको एक संत की तरह दिखाया जाता है, कभी ध्यानस्थ, कभी मुस्कुराते हुए। एक चित्र में आप बस आम खा रहे हैं, उसके नीचे लिखा है, राजा वो जो आम खाकर भी न्याय करे। आपकी बनाई इमारतें अब भी खड़ी हैं, कुछ झुक चुकी हैं, कुछ पर बेलें उगाई हैं, पर एक दीवार पर अब भी लिखा है, मौन न्याय का पहला दरवाजा है। एक कवि आपके बारे में शेर लिखता है, जिसने सवाल को पूजा बनाया वही बादशाह था। लोग तालियां बजाते हैं, कवि मुस्कुराता है, पर वह जानता है आपने ही उसे यह शेर सिखाया था। अब सलीम की चाल भी धीमी हो गई है। वह अब भी सोचता है, मैं अकबर जैसा क्यों नहीं बन पाया। निशी कुछ मिस्सा की हाची, पर आप उसे उत्तर नहीं देते, क्योंकि अब आपको उत्तर नहीं देना, बस बने रहना है। अब आप समय नहीं मापते, आप अब समय के बाहर हैं, जहां कोई घड़ी नहीं, कोई फरमान नहीं, बस वो लय जो चुपचाप चलती रहती है। अब आप हर जगह हैं, कहानियों में नहीं, परछाइयों में। आपकी अनुपस्थिति अब उतनी ही प्रभावशाली हो गई है जितनी आपकी उपस्थिति कभी थी। आपके दरबार में कभी जो गूंज थी, अब वह गूंज बनकर रह गई है। एक मंत्री जब किसी फैसले पर संदेह करता है तो वह आपकी चुप्पी को याद करता है। वो सोचता है, उस वक़्त अकबर क्या करते। आपके बनाए हुए कानून अब धूल में ढके हुए हैं, पर सिद्धांत अभी भी चमकते हैं। कोई फरमान जब नया लिखता है तो उसमें हमेशा कुछ पुराना होता है, कुछ अकबर जैसा। अब्बुल फजल की लिखावट भी धीरे धीरे पीली हो रही है, लेकिन उसके लिखे हुए शब्दों के पीछे जो भावना थी वह अब भी लोगों के हाथों में थरथराती है। एक जवान शिष्य जब किताब को छूता है तो वह नहीं जानता कि उसे पढ़ना कैसे है, लेकिन वो कहता है, इसमें कोई मुस्कुराता है। अब आप इमारत नहीं, इशारा बन गए हैं। जहां कोई संदेह होता है वहां एक पुराना आदेश खोजा जाता है। जहां कोई अन्याय होता है वहां आपकी एक बात दोहराई जाती है, जो जमीन को जानता है वही गद्दी को संभाल सकता है। और सलीम, वह अब भी राज कर रहा है। अब वह जहांगीर है, दुनिया का विजेता, लेकिन वह जानता है कि असली युद्ध लड़ने नहीं पड़ते, उन्हें सुना जाता है। वह एक दिन आपके बाग में आता है, वहीं बैठता है जहां आप बैठते थे। एक सेवक कहता है, क्या बादशाह थक गए? वह कहता है, नहीं, मैं वही हवा सूंघना चाहता हूं जिसमें वो सोचते थे। अब आप संगीत में हैं। तानसेन नहीं रहा, पर उसकी तान अब भी मंदिरों और महलों में गूंजती है। कोई राग जब रात्रि को बजता है तो लोग कहते हैं, ये वो राग है जो अकबर को रुला देता था। अब आप भोजन में भी हैं। एक आम जब काटा जाता है तो कोई पुरानी दाई कहती है, इसमें वही मिठास है जो बादशाह को पसंद थी। एक बच्चा पूछता है, क्या अकबर आम खाते थे? उत्तर आता है, हाँ बेटा, और छिलके तक चाटते थे। अब आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई युद्ध नहीं, कोई किला नहीं, कोई आदेश नहीं, बल्कि वह प्रश्न है जो आपने शुरू किया था, अगर हम सब एक ही हवा में सांस लेते हैं तो क्या हमारे विचार भी मिल सकते हैं? अब आप हर उस व्यक्ति के विचार में हैं जो निर्णय लेने से पहले एक पल रुकता है। हर उस आंख में है जो सत्ता को देखने से पहले सुनना चाहती है। अब आप नहीं चलते, आपके बनाए रास्ते चलते हैं। आज भी जब कोई शिक्षक बच्चों को बताता है कि अकबर महान कौन थे, तो वह तारीखें नहीं पढ़ाता। वह कहता है, वो था जो पूछता था और फिर चुप रहता था। अब आप शाही जुलूस नहीं है। अब आप वो आदमी हैं जो हाथ में आम पकड़े कह रहा है,
राजा को आम मीठा चाहिए, पर न्याय खट्टा हो तो भी चलेगा। साम्राज्य अब भी है, किनारे खिसकते हैं, परंतु बुनियाद वही है। आपकी बनाई प्रशासनिक रचनाएं अब नई नामों से जानी जाती हैं, लेकिन लोग आज भी कहते हैं अकबर के समय में तो यह आसान था। आपका बनाया अकबरनामा अब एक ऐना बन गया है, जिसमें हर पीढ़ी अपना चेहरा देखती है। कभी वह गर्व करता है, कभी उसे शर्म आती है, पर हर बार वह सोचता है, क्या मैं ऐसा कर पाता? अब इतिहासकार आपको राजनैतिक सुधारक कहते हैं, कुछ कहते हैं आप सिर्फ एक चतुर रणनीतिकार थे, कुछ कहते हैं आप एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट थे, और कुछ थक हार कर कहते हैं वो तो बस ध्यान से सुनता था। आपकी बनाई इमारतें अब धरोहरें हैं, कुछ में अब संग्रहालय हैं, कुछ में अब हंसी। एक सैनिक की बेटी वहां बैठकर पढ़ती है, वह कहती है यहां बैठकर मुझे सपने आते हैं। किसी ने उससे नहीं कहा कि यह जगह अकबर की है, पर वह जानती है अब आप समय की रेत में नहीं, लहरों की दिशा में हैं। कोई जहाज बंदरगाह पर पहुंचता है, एक नाविक उतरता है और कहता है क्या ये वही जमीन है जहां बादशाह ने पुर्तगालियों को कविता में हराया था? कोई जवाब नहीं देता, लेकिन हर कोई मुस्कुराता है। कभी एक कारीगर अपनी मूंछ को घुमाकर कहता है मेरे दादा ने अकबर को आम खिलाया था। कोई नहीं पूछता सच है या झूठ, क्योंकि महत्व उस कहानी का नहीं, महत्व इस बात का है कि आप अब भी जिंदा हैं। और यही है वो विरासत जो दीवारों में नहीं, बल्कि एक ठहरे हुए मौन में है, जहां लोग पूछते नहीं अकबर कौन था, बल्कि बस कहते हैं अकबर होता तो कुछ और होता। अब आप हर सुबह की हवा में नहीं, बल्कि हर निर्णय के पीछे की सोच में हैं। आप एक व्यक्ति नहीं रहे, आप एक पद्धति हैं। और जब कोई शासक गलती करता है, लोग नहीं कहते कि वह मूर्ख है, वो कहते हैं काश अकबर जैसा धैर्य होता। अब सलीम जहांगीर आपकी छाया में नहीं, आपके विचार में जी रहा है। वह अब राज करता है, लेकिन अपने हर कदम से आपसे परामर्श करता है, शब्दों में नहीं, कर्म में। एक दिन वह आम खाने से पहले रुकता है, कहता है अब्बा कहते थे एक दाने में पूरा मौसम छिपा होता है। वह आम को धीरे धीरे चखता है, और उसी मिठास में वह निर्णय लेता है, किसी की सजा माफ कर देता है। अब आप इतिहास के पन्नों में नहीं, आदतों की परतों में हैं। एक दरबारी जब किसी गरीब की बात बिना टोके सुनता है तो कोई नहीं कहता यह नया है, लोग कहते हैं यह तो अकबर की आदत रही है। आपकी बनाई परंपराएं अब दर्पण नहीं, खिड़कियां बन गई हैं, जहां लोग बाहर नहीं, अपने भीतर झांकते हैं। अब भी कोई दूर गांव में जब किसी बूढ़ी अम्मा से पूछता है कि वो किस शासन को याद करती हैं, वो कहती है अकबर के जमाने में कागज नहीं, आदमी बोला करता था। अब आप गीत नहीं हैं, आप विराम हैं, वो मौन जब सब कुछ कहा जा चुका हो और फिर भी कुछ शेष हो। आपके बागों में अब आम के पेड़ और ऊंचे हो गए हैं। एक दिन एक बच्चा वहां चढ़कर आम तोड़ता है, एक चौकीदार उसे डांटता है। बच्चा कहता है पर यह तो अकबर का पेड़ है, उसने कहा था कि आम सभी का है। चौकीदार रुक जाता है। अब आपकी मृत्यु एक स्मृति नहीं रही, वह एक सीख बन गई है कि कैसे जिया जाए, कैसे सुना जाए, कैसे चुप रहा जाए। आप अब गजलों के मिसरे नहीं, बल्कि वो बन गए हैं जो हर शायर छोड़ देता है सुनने वाले की कल्पना के लिए। और यही है शाश्वत विरासत कि जब कोई सवाल करे जवाब न मिले, पर एक मुस्कान जरूर आए। अब सुबह देर से होती है, सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए। जैसे सूरज खुद भी थोड़ा रुक कर आपसे इजाजत मांग रहा हो। आज आप जल्दी नहीं उठे, आपका शरीर अब धीरे चलता है, कदम अब जोर से नहीं पड़ते। अब हर चलन में एक नरमी है। सेवक आपकी चुप्पी को समझते हैं। आप कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते हैं। आप आज सभा नहीं लगाते, ना कोई शिकायतें, ना कोई फैसले। आप कहते हैं आज मेरा शासन नहीं, मेरी चुप्पी बोलेगी। आप फिर चलते हैं धीरे, महल की गलियों को देखते हुए जिन्हें आपने बनवाया फिर भुला दिया। हर झरोखा, हर दीवार, हर कोना जैसे कह रहा हो हम अब भी याद करते हैं। आप पुस्तकालय में जाते हैं, हजारों किताबें, कुछ पढ़ी कुछ अधूरी।
आप उन पंक्तियों को पलटते हैं जो आपने कभी आदेश दिए थे। अब आप उन्हें फिर से पढ़ते हैं, सवाल की तरह, गर्व की तरह नहीं। फिर आप अकबरनामा के पन्नों को पलटते हैं। अबुल फजल पढ़ता है, वो युद्ध, वो संधियां, वो न्याय। आप कहते हैं, अब यह लिखो कि बादशाह को चप्पल कसकर पहननी नहीं आती थी। आप बाग में जाते हैं, वही आम का पेड़ अब भी है। अब वो उतना ऊंचा है कि आप उसकी छांव में पूरे दिन बैठे रह सकते हैं। आप वहीं बैठते हैं। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और आम की खुशबू, सब कुछ धीमा और पूर्ण। फिर आप सलीम को बुलवाते हैं, वह आता है। अब बादशाह, पर अब भी बेटा। वो चुपचाप बैठता है। आप उसे देखते हैं और कहते हैं, साम्राज्य तुम्हारा नहीं, अगर तुम उसे देख ना सको, कभी कभी देखना ही शासन है। आप उसे एक अंतिम उपहार देते हैं, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। उस पर सिर्फ यह लिखा है, जहां आकाश खुला हो वहीं चलो। शाम हो जाती है, बाग में हवा अब भी है, लेकिन अब उसमें एक शांत समझ घुल चुकी है। अब आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं, अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब बस वो बचा है जिसे आप हमेशा संजोते थे, एक शांत विराम जिसमें शासन नहीं होता, बस एक उपस्थिति होती है। और उस उपस्थिति में आप धीरे से खो जाते हैं, जैसे धूप शाम में घुलती है, जैसे धुन धीरे धीरे थमती है, जैसे एक पेड़ अपनी अंतिम पत्ती गिरा देता है, शब्द कहे बिना। अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, पर फिर भी आप यहीं हैं, हर दिशा में, हर व्यक्ति की सोच में, हर शांति के क्षण में। आपके जाने की खबर कोई तूफान की तरह नहीं फैलती, ना शोक, ना चीख, बस एक धीमी फुसफुसाहट। अकबर चले गए और उसके बाद एक लंबा मौन। लेकिन ये मौन दुख का नहीं है, ये वही मौन है जो तब आता है जब कोई पुस्तक समाप्त होती है, पर पाठक आखिरी पन्ने को बंद नहीं करना चाहता। अब सलीम, जो अब जहांगीर है, सिंहासन पर बैठता है। वो अब बादशाह है, पर हर निर्णय से पहले वह रुका रहता है। कभी सोचता है, क्या अब्बा हंसते या चुप रहते? जहांगीर अब किले बनाता है, फरमान जारी करता है, पर फिर भी कभी वह चुपचाप आम का बीज रोप देता है। कोई नहीं पूछता क्यों, वह सिर्फ कहता है, क्योंकि पेड़ चुप रहते हैं पर बहुत कुछ कहते हैं। अब आप इमारत नहीं हो, अब आप वो छांव हो जिसमें लोग थकान भूलते हैं। अब आप वो विचार हो जो हर नई पीढ़ी के दिमाग में अटकता है। आपके विचार अब संवाद में नहीं, संवेदन में हैं। कभी किसी दरबारी की चुप्पी में, कभी किसी सेनापति के क्षमा में, कभी किसी विधवा के खेत पर लगे नए पानी के कुएं में। आपके नाम पर अब स्कूल बनते हैं, पुस्तकालय, संग्रहालय, संस्थान, पर वहां कोई तस्वीर नहीं टंगी, बस एक वाक्य। वो सुनता था बहुत गहराई से और दूर। किसी गांव में एक बच्चा जब अपनी माँ से पूछता है, अकबर कौन था? वह कहती है, वो जो सबका था पर किसी का नहीं हुआ। अब आप इतिहास नहीं, संभावना हो। अब आप वो चुपचाप बहता विचार हो जो कहता है, राज करने का मतलब आदेश नहीं, सुनने की क्षमता है। अब आप शासक नहीं, स्मृति बन चुके हैं। लेकिन वह स्मृति कोई जमी हुई तस्वीर नहीं, वह एक बहती नदी है जो हर मोड़ पर किसी नई दिशा में मुड़ जाती है। अब जब कोई युवा कवि कविता लिखता है, वह कभी कभी आपकी तरह सवाल करता है, क्या बादशाहों को भी कभी पछतावा होता है? फिर वह चुप हो जाता है और उत्तर खुद ही कविता में आ जाता है। अब आप कब्र नहीं परछाई हैं, कभी एक गायक की झिझक में, कभी एक किसान के हाथ की थाप में, कभी एक आम के बीज में जो किसी कोने में उग आया है। आपकी बनाई हर नीति अब किसी और नाम से जानी जाती है, पर हर नीतिकार जानता है कहीं न कहीं वह विचार आपके तख्त से शुरू हुआ था। आपकी बनाई इमारतें अब दरारें ले चुकी हैं, कुछ झुक गई हैं, कुछ में लताओं ने जाल बुन लिया है। पर फिर भी एक बच्चा जब वहां दौड़ता है तो उसकी माँ कहती है, धीरे, ये अकबर की हवेली है। अब आप किसी पेंटिंग में नहीं, अब आप किसी आवाज के कंपन में हैं जहां राग छेड़ा जाता है पर अंत नहीं होता। कोई कहता है, ये वही धुन है जो बादशाह गुनगुनाते थे। अब इतिहासकार आपकी बहस करते हैं,
कोई कहता है आप धर्मनिरपेक्ष थे, कोई कहता है रणनीतिक, कोई कहता है आपने सिर्फ ही परिस्थितियों का फायदा उठाया, और कोई बस चुप रहता है। वह जानता है आप बहस के विषय नहीं, अनुभव थे। एक औरत, एक विधवा अपनी बेटी को सिखाती है कि जब कोई उसकी बात ना सुने तो अकबर की तरह सोचो। वो कहती है अकबर चिल्लाता नहीं था, वह मौन से उत्तर देता था। अब आपकी आत्मा किसी पाठशाला में नहीं, किसी ऊंचे भाषण में नहीं, बल्कि एक साधारण से दृश्य में है। एक आम आदमी जब न्याय करता है बिना पूछे, बिना दिखावे, तो वो कहता है ऐसा ही अकबर करता। आप अब नहीं हैं, फिर भी हर वो लहर जो सही दिशा में बहती है उसमें एक छोटा सा हिस्सा आपका होता है। अब आप शासक नहीं, स्मृति बन चुके हैं, लेकिन वह स्मृति कोई जमी हुई तस्वीर नहीं, वह एक बहती नदी है जो हर मोड़ पर किसी नई दिशा में मुड़ जाती है। अब जब कोई युवा कवि कविता लिखता है, वह कभी कभी आपकी तरह सवाल करता है, क्या बादशाहों को भी कभी पछतावा होता है? फिर वह चुप हो जाता है और उत्तर खुद ही कविता में आ जाता है। अब आप कब्र नहीं, परछाई हैं, कभी एक गायक की झिझक में, कभी एक किसान के हाथ की थाप में, कभी एक आम के बीज में जो किसी कोने में उग आया है। आपकी बनाई हर नीति अब किसी और नाम से जानी जाती है, पर हर नीतिकार जानता है कहीं ना कहीं वह विचार आपके तख्त से शुरू हुआ था। आपकी बनाई इमारतें अब दरारें ले चुकी हैं, कुछ झुक गई हैं, कुछ में लताओं ने जाल बुन लिया है, पर फिर भी एक बच्चा जब वहां दौड़ता है तो उसकी मां कहती है धीरे, ये अकबर की हवेली है। अब आप किसी पेंटिंग में नहीं, अब आप किसी आवाज के कंपन में हैं जहां राग छेड़ा जाता है पर अंत नहीं होता। कोई कहता है ये वही धुन है जो बादशाह गुनगुरुशु को गुनगुनाते थे। अब इतिहासकार आपकी बहस करते हैं। कोई कहता है आप धर्मनिरपेक्ष थे, कोई कहता है रणनीतिक, कोई कहता है आपने सिर्फ परिस्थितियों का फायदा उठाया, और कोई बस चुप रहता है। वह जानता है आप बहस के विषय नहीं, अनुभव थे। एक औरत, एक विधवा अपनी बेटी को सिखाती है कि जब कोई उसकी बात ना सुने तो अकबर की तरह सोचो। वो कहती है अकबर चिल्लाता नहीं था, वह मौन से उत्तर देता था। अब आपकी आत्मा किसी पाठशाला में नहीं, किसी ऊंचे भाषण में नहीं, बल्कि एक साधारण से दृश्य में है। एक आम आदमी जब न्याय करता है बिना पूछे, बिना दिखावे, तो वो कहता है ऐसा ही अकबर करता। आप अब नहीं हैं, फिर भी हर वो लहर जो सही दिशा में बहती है उसमें एक छोटा सा हिस्सा आपका होता है। अब आप नहीं हैं, और फिर भी आप हर जगह हैं। अब आप न राजा हैं, न ऋषि, न विचारधारा। अब आप बस एक लय हैं, एक ऐसी धीमी धुन जो हर निर्णय के पहले, हर क्षमा के बाद, हर मौन के भीतर बजती रहती है। अब आप न अकबर हैं, न महान। अब आप वो हैं जिसे कोई बच्चा भी कह सकता है वो अच्छा था, वो समझता था। अब जब किसी मंदिर के आंगन में कोई कवि बैठता है, वह एक कविता लिखता है। एक राजा था जो बोलता कम था पर सुनता बहुत था। कोई उसकी कविता छीनता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसी पंक्ति में लौटे हैं। अब आप कोरी प्रशंसा नहीं, अब आप संकेत हैं। कोई जब किसी को माफ करता है वह सोचता नहीं कि अकबर क्या करता, वह बस करता है। किसी गांव में एक आम खाने के बाद कोई कहता है कितनी मिठास है, और जवाब आता है बादशाह ने कहा था जो स्वाद चुप हो जाए वही सच्चा होता है। अब आप सड़कों पर नहीं, कानूनों में नहीं, बल्कि उन कंधों पर हैं जो जिम्मेदारी उठाते हैं चुपचाप। कभी कोई बच्चा आपकी कब्र पर आता है, कोई फूल नहीं लाता, बस एक आम। वह कहता है यह तुम्हारा था, अब मेरा है। कोई पहरेदार उसे नहीं रोकता, क्योंकि अब आप पहरेदार नहीं, आप वह विश्वास हैं जिसके सहारे बच्चा आम चढ़ाकर जा सकता है। अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रही। अब कोई अंतिम आदेश नहीं, अब कोई बंधन नहीं। अब सिर्फ एक बात शेष है कि जब दुनिया थक जाए, किसी कोने में एक शांति हो जहां कोई बैठकर सोच सके क्या सब ठीक है, और जब वह खुद से कहे अगर अकबर होता तो शायद हां, और अब
सब कुछ ठहर जाने दो, उन्हें बहने दो। वो सारे दृश्य जो तुमने साथ देखे, रेत के किले, आम के बाग, हाथियों के पांव, तानसेन की धुन, और वो मुस्कान जो कभी कभी नहीं दिखती थी पर सब समझा देती थी। अब आंखें बंद कर लो। कोई किला नहीं बचा, कोई आदेश नहीं शेष। सिर्फ वो लहरें हैं जो आती जाती हैं, जैसे विचार, जैसे नींद। अब शासन खत्म हो चुका है। अब आप बादशाह नहीं, अब आप बस नींद में बहने वाली कहानी है, जिसे कोई सुनेगा तो मुस्कराएगा, जिसे कोई दोहराएगा तो रोशनी महसूस करेगा। अब आप शांति हो, अब आप विराम हो, अब आप वही हो जो हर अच्छी नींद से पहले जरूरी होता है। एक सच्ची, धीमी और गहराई से कही गई कहानी। अब सो जाओ।